तो हेलो नमस्कार, मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग दुरुस्त होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने स्वाध्याय में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है वो रिकॉर्डेड अवस्था में चल रही है। और मैंने कल की क्लास में आपसे वादा किया था कि आज की क्लास में और कल की क्लास में हम पहले कायदे से भाग 3 के ऊपर अध्ययन करेंगे, यानी कि संविधान के मौलिक अधिकारों की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती। ठीक है जी, तो आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज के सत्र के अधीन हम किसकी बात करेंगे, संविधान के किस भाग की, तो भाग 3 की बात करेंगे। और संविधान का भाग 3 जो है वो जिससे संबंधित है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है जी, मौलिक अधिकार, यानी कि इसको कायदे से कहा जाए इंग्लिश में तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। अब इससे पहले कि हम मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा करें, मौलिक अधिकार को समझने की कोशिश करें, यह जानना हमारा दायित्व है कि आखिरकार ये जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार के प्रावधान को हमने किस देश से प्रेरित होकर लिया है। तो जब मैं विभिन्न संविधान के संवैधानिक स्रोतों की बात कर रहा था तो उस दौरान मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम लिया था। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स है ना, यानी कि अधिकार से संबंधित जो विधेयक थी वहां से अभिप्रेरित है या वहां से लिया गया है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो यह हो गई कि इसका जो स्रोत है वो क्या है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अमेरिका विश्व का वो पहला देश था जिस देश ने मौलिक अधिकारों के ऊपर तवज्जो दी, मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति को स्वीकारा, और अंतोगत्वा हमने भी उसी देश से मौलिक अधिकारों के प्रावधान को लिया है। अब इससे पहले कि हम मौलिक अधिकार के विभिन्न अनुच्छेदों की चर्चा करें, चाहे वो भाग अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके जब हम चर्चाएं करें, तो उससे पहले मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बातें जानना हमारे लिए जरूरी है। और उसमें से सबसे पहला दायित्व हमारा यह है कि हम यह समझें कि आखिरकार ये जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार में जो मौलिक शब्द है उस मौलिक शब्द से क्या मतलब, यानी कि जब हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, तो इसमें मौलिक जो शब्द है उस मौलिक शब्द से क्या मतलब है हमारा। तो देखिए, जब हम किसी भी अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो इसके मुख्य तौर पे दो मतलब है। पहला मतलब तो यह है कि यह चूंकि मौलिक है इसी कारण किसी भी देश की संविधान इसको संरक्षण देती है ना। मतलब मौलिक कहने का पहला मतलब यह है कि यह संविधान द्वारा द्वारा संरक्षित है। ठीक है जी, और इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि यह मौलिक इसी कारण भी है क्योंकि इन अधिकारों के बगैर या इन अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। यानी कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है तो उस सुनिश्चितता की दौर में आपको उसको कुछ अधिकार देने होंगे, जिन अधिकारों को मूल रूप से मौलिक अधिकार कहा जाए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार मौलिक इसी कारण क्योंकि यह देश के संविधान द्वारा संरक्षित है, और दूसरा कारण यह कि यह व्यक्तित्व के बहुयामी विकास हेतु आवश्यक है। बहुयामी विकास हेतु आवश्यक है ना। यही वे दो कारण हैं जिन दो कारणों के कारण मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो मौलिक की संज्ञा दी गई। क्लियर है जी। अच्छा, अब जब आपने इतनी बात समझ ली तो कुछ आगे भी चीजों को सुन लीजिए। मौलिक अधिकार मूलभूत संविधान का ही भाग था, यानी कि ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार के प्रावधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने बाद में जोड़ा है, ये मूल संविधान का ही अंग रहा है। और जब ये मूल संविधान का अंग था
तो मौलिक संविधान या मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, जिसके ऊपर हमने कल की क्लास में भी चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था, है ना। तो मूल रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है जी, मौलिक अधिकार। और इन 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों में जो सबसे पहला प्रकार था उसको हम कहते थे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद थे, जिन अनुच्छेदों की संख्या कायदे से देखी जाए तो 14 से लेकर 18 थी। ठीक है जी। फिर हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, जिसकी बात अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक की थी। फिर हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है जी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी बात अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत थी। फिर हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी बात अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की थी। फिर हमने देखा सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसकी बात 29 और 30 के अंतर्गत थी। ये मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूं वापस से। फिर हमने देखा छठे नंबर पर संपत्ति का अधिकार, जिसकी बात मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत की गई थी। और फिर हमने 7वें नंबर पर देखा था संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसकी बात अनुच्छेद संख्या 32 में की गई थी, है ना। तो ये मूलभूत संविधान में 7 अलग अलग प्रकार के संवैधानिक अधिकारों की बात, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। लेकिन साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो संपत्ति के अधिकार की स्थिति थी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 31, इसको वर्तमान में मौलिक अधिकार की संज्ञा नहीं दी गई है ना। इसको वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है जी, ये अभी कानूनी अधिकार है। और जिस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया वो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन, है ना, जो 1978 में एक तरीके से पारित हुआ था, है ना। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की बात जिस अनुच्छेद संख्या में की गई है वो अनुच्छेद संख्या 300A है। यानी कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 रह गई है, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार है और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। क्लियर? ये तो हो गए प्रकार। अब प्रत्येक प्रकार के मौलिक अधिकार के अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग चीजों की बात की गई है, जिसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले हमें आवश्यकता है कि हम पहले मौलिक अधिकारों की प्रकृति को समझें कि मौलिक अधिकार का नेचर क्या है। ठीक है, तो एक बार मौलिक अधिकार की प्रकृति को समझ लेते हैं, फिर अपने आप जो है वो बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो मौलिक अधिकार की प्रकृति, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, किसी भी प्रकार का कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखिए, भाग 3 के अंतर्गत बताए गए कुछ कुछ अधिकार ऐसे हैं जो अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ
विदेशियों को भी प्राप्त हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ लीगल बॉडीज यानी कि कानूनी अंगों को भी प्राप्त है। मतलब पहले ही गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। बाकायदा वो विषय जो विदेशी है, वो विषय जो विदेशी है वो कि कोई फॉरेन एलियन ना हो, है ना। मतलब अगर वो दुश्मन देश का नागरिक नहीं है तो उसको वो अधिकार मिलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में रखनी है कि कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे आप आगे चलकर अलग अलग अनुच्छेदों की स्थिति को जब देखेंगे, है ना, तो उसमें आपको अलग अलग अनुच्छेद मिलेंगे। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, है ना। अब ये जो अनुच्छेद 15, 16, 23, 24, अब ये जो अधिकार हैं इनके तहत वो केवल और केवल किसको मिले हैं, तो भारतीय नागरिकों को मिले। ठीक है। और दूसरी श्रेणी क्या है कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। जैसे विधि का शासन, तब बताऊंगा, एक एक अनुच्छेद की चर्चा करूंगा, है ना। अनुच्छेद संख्या 14, ठीक है। जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कहने से क्या मतलब है, जीवन और मतलब जीवन दैहिक स्वतंत्रता की बात। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो बातें हैं वो बातें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, है ना। तो चाहे वो अनुच्छेद 14 हो, अनुच्छेद 20 हो, अनुच्छेद 21 हो, अनुच्छेद 21A हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो और 28 हो, ये तमाम चीजें भारतीय नागरिकों को तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में विदेशियों को भी मिलेंगी। अब किस अनुच्छेद का क्या मतलब है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। 21, 21A, 25, 26, 27, 28, यानी कि एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। तो ये भारतीयों के साथ साथ जो है वो विदेशियों को भी क्या होता है, तो मिलता है। तो मौलिक अधिकार की पहली प्रकृति आपने इस प्रकार से देखी, क्लियर है। दूसरी प्रकृति क्या है, दूसरी प्रकृति यह है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वे मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है कहने का क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि आपके मौलिक अधिकारों के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। आपके मौलिक अधिकारों के ऊपर पाबंदियां लगाई जरूर जा सकती हैं, बशर्ते जो पाबंदी लगाने का कारण हो वो कारण न्यायोचित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाकर कभी भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन लेंगे, है ना। अगर आपके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, ओबियस सी बात है किसके द्वारा, संसद के द्वारा, तो संसद अगर आपके ऊपर या आपके मौलिक अधिकारों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाना चाह रही है तो उसके पीछे का कारण न्यायोचित होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है। तो पहली बात तो यह हो गई कि मौलिक अधिकार सापेक्ष हैं, यह निरपेक्ष नहीं है। ठीक है। तो दूसरी बात क्या हो गई, मौलिक अधिकार सापेक्ष,
ठीक है, सापेक्ष है कहने का क्या मतलब कि मौलिक अधिकार के ऊपर न्यायोचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। याद रखना है, प्रतिबंध न्यायोचित होनी चाहिए, न्यायोचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है, पर वो प्रतिबंध क्या होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इसकी दूसरी प्रवृत्ति हो गई। तीसरी प्रवृत्ति क्या है, मौलिक अधिकार न्यायोचित है। मौलिक अधिकार क्या है, न्यायोचित है। अब न्यायोचित कहने का क्या मतलब, न्यायोचित कहने का यह मतलब कि अगर आपसे आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, है ना। कौन से कोर्ट में जाएंगे, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत अगर चाहें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए कि हुजूर हमारा मौलिक अधिकार छीना गया है, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत अगर आप जाना चाहें तो हाई कोर्ट जाइए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, तो न्यायोचित। क्लियर है, तो इस बात को भी क्या करनी है, दिमाग में आपको रखनी है। क्लियर है, चलिए अगली विशेषता क्या हो गई, अगली विशेषता यह हो गई कि आम तौर पर जो मौलिक अधिकार हैं वे मौलिक अधिकार जनता को राज्य के मनमानी के विरुद्ध दिए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो राज्य के मनमानी के साथ साथ किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के मनमानी के विरुद्ध भी प्राप्त है। मतलब मौलिक अधिकारों को देखकर केवल यह नहीं समझना कि ये मौलिक अधिकार केवल हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। कुछ कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध तो है ही, साथ में निजी संस्थानों के विरुद्ध भी है। ठीक है, तो क्या दिमाग में रखना है, कुछ मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ है ना, राज्य के साथ साथ जो निजी व्यक्ति हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी क्या है, तो प्राप्त है। प्राइवेट पर्सन, जैसे अनुच्छेद 15, है ना, जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार देता है। तो कायदे से अगर आप देखें तो अनुच्छेद 15 का अनुभाग ए, यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार राज्य के मनमानी के विरुद्ध तो प्राप्त है ही है, साथ में निजी संस्थानों या निजी व्यक्ति के भी एक तरीके से आर्बिट्री एक्शन, मनमानी के विरुद्ध जनता को क्या है, तो प्राप्त है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज आपके समक्ष। न्यायोचित वाली बात आपको बता ही दी गई है ना, कि न्यायोचित के कारण जो है अगर आपसे आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत या तो सुप्रीम कोर्ट जाएं या 226 के तहत कहा जाए तो हाई कोर्ट चले जाएं। क्लियर है, साथ में आपको यह भी बताया गया था कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो सापेक्ष है। तो सापेक्षता का एक उदाहरण आप ऐसे मानकर चल सकते हैं कि जैसे ही भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है या राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं वे मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं। ठीक है जी, अब अगर मौलिक अधिकार वास्तव में निरपेक्ष होती तो इस विशिष्ट परिस्थिति की अवस्था में भी मौलिक अधिकार में कमी नहीं की जाती, और इसी कारण मैंने ये कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों में कटौती संभव है, और चूंकि संभव है इसी कारण मौलिक अधिकार क्या है, तो सापेक्ष है, ये निरपेक्ष नहीं है। क्लियर है, अब बात जो है वो एक तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी,
तो ये मौलिक अधिकार की प्रकृति और प्रवृत्ति को आपने समझ लिया। अब एक एक करके जो पूरे के पूरे भाग 3 के अनुच्छेद हैं 12 से 35, उसके अंतर्गत चीजों की मैं क्या कर रहा हूं, तो शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है जी। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले क्या बात हो रही थी कि मौलिक अधिकार जनता को राज्य के विरुद्ध तो मिलता ही है, राज्य के साथ साथ कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो निजी संस्थान या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा अनुच्छेद 12 का, जहां से मौलिक अधिकार की शुरुआत होती है, यानी कि अनुच्छेद 12, उसका पहला काम क्या होगा कि वह आपको बताए कि राज्य क्या है। क्योंकि जब तक आपको राज्य क्या है यह पता नहीं चलेगा, तो आपसे राज्य आपका मौलिक अधिकार छीन रहा है या नहीं, यह आपको पता कैसे चलेगा। और जब यही पता नहीं चलेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे कैसे। तो इसी कारण जब अनुच्छेद 12 की बात की जाती है, या यूं कह लो कि जब भाग 3 की शुरुआत होती है, तो शुरुआती अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद संख्या 12 सबसे पहले ही कहती है कि अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी जाएगी, राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, राज्य की परिभाषा से संबंधित है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट से संबंधित है। और इसमें बताया गया है कि राज्य में क्या क्या चीजें शामिल है। ठीक है, तो राज्य में क्या क्या चीजें शामिल है, केंद्र सरकार। सबसे पहली चीज कौन शामिल है, केंद्र सरकार। और जब मैं सरकार बोलूं तो सरकार बोलने से मेरा मुराद दोनों अंग हो जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका, है ना। तो केंद्रीय कार्यपालिका शामिल है, केंद्रीय विधायिका शामिल है, वैसे ही राज्य स्तर की कार्यपालिका शामिल है, राज्य स्तर की विधायिका शामिल है। इसके साथ साथ स्थानीय संस्थान, लोकल अथॉरिटीज, जैसे पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, नगर पालिका हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ये भी किस में शामिल किए जाते हैं, तो राज्य में शामिल किए जाते हैं। साथ में अगर कोई न्यायिक संस्था है या अर्ध न्यायिक संस्था है, स्टेचुअरी एंड नॉन स्टेचुअरी बॉडीज है ना, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए ना, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ऐसी कंपनियां जिस कंपनियां में सरकारी निवेश 50% से अधिक हो, तो उसको भी क्या समझा जाएगा, राज्य ही समझा जाएगा। और साथ में क्या बताया गया, इतनी चीजें तो राज्य में होंगी ही होंगी, साथ में अगर कोई निजी संस्थान है, जो निजी संस्थान राज्य के एजेंट के तौर पर कार्य कर रही हो, तो उसको भी राज्य ही माना जाएगा, उसको भी राज्य का ही दर्जा प्राप्त होगा। क्लियर है। तो कौन कौन सी चीजें राज्य में शामिल हैं, तो राज्य में शामिल हैं, राज्य में शामिल है, क्या क्या शामिल है, पहला केंद्र सरकार। और जैसे ही केंद्र सरकार की बात हो गई तो दोनों बात, केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद, और केंद्रीय कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। उसी प्रकार से राज्य सरकार शामिल है, मतलब राज्य विधायिका और राज्य कार्यपालिका, है ना। स्थानीय निकाय शामिल हैं, जैसे पंचायत, नगर पालिका, है ना। और क्या शामिल है, आम भाषा में कह दीजिए पीएसयूज, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि वे कंपनियां जिनमें सरकारी निवेश 50% से अधिक हो, 50% से क्या हो, तो अधिक हो, ये अधिकता का साइन है। ठीक है। और क्या बोला गया, कोई निजी संस्था जो सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करे,
इन सबको क्या माना जाएगा? इन सबको राज्य की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है जी, पहली बात क्लियर हो गई। तो अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दे दी गई? अनुच्छेद 12 में परिभाषा दे दी गई किसकी? तो राज्य की। अब जब राज्य की परिभाषा दे दी गई तो अगला काम क्या था? अगला काम यह था कि संविधान निर्माता आम लोगों को यह बताएं कि कानून या विधि क्या चीज है। क्योंकि जब तक कानून क्या चीज है ये पता नहीं चलेगा, तब तक लोगों को ये एहसास कैसे होगा कि ये कानून है और इसको तोड़ना नहीं चाहिए? क्योंकि आमतौर पर कानून के तोड़ने पर ही सजा का प्रावधान है। तो इसी कारण बताना जरूरी हुआ ना कि कानून क्या चीज है। ठीक, और इसी कारण अनुच्छेद 13 में किसकी परिभाषा दी गई? कानून की परिभाषा या विधि की परिभाषा। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में किसकी परिभाषा दी गई है? विधि की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा। अगर ये विधि की परिभाषा नहीं दी गई होती तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार है, उस अधिकार का कोई मतलब नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून के संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती है। तो संवैधानिक वैधता की जांच किस चीज की वो करेगी? कानून की करेगी ना। तो जब कानून परिभाषित ही नहीं होगा तो उसके संवैधानिक वैधता की जांच की कैसे जाएगी? यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति या क्षमता जिस अनुच्छेद पर अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है, वह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की, ऐसे सीधे लिखिए, सुप्रीम कोर्ट की न्याय पुनर्विलोकन की का अधिकार अनुच्छेद 13 पर आश्रित है। क्लियर है? अच्छा, अब कहा गया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने बताया था कि राज्य में क्या क्या निहित है, वैसे बता दीजिए। क्या बता दीजिए कि विधि में क्या क्या चीजें निहित होंगी। कानून हम किनको कहेंगे? तो क्या कहा गया? कानून के अंतर्गत सबसे पहले जो संसद या राज्य विधायिकाओं के द्वारा अस्थाई कानून बनाया जाता है, उसे विधि की संज्ञा दी जाएगी। मतलब सबसे पहली विधि क्या हो गई? या विधि के अंदर निहित है क्या क्या? क्या क्या निहित है? तो संसद व राज्य विधायिका के द्वारा पारित स्थायी कानून। ठीक है जी, ये तो स्थायी कानून हो गया। पर इसके साथ साथ कुछ कानून ऐसे होते हैं जो अस्थायी भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अध्यादेश है, तो अध्यादेश जारी ही किया जाता है तब जब संसद सत्र में ना हो, है ना। यानी कि वो परमानेंट लॉ तो नहीं है। जितने दिन संसद सत्र में नहीं है उतने दिनों के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है देश में, या तो देश में या राज्य में, तो देश में पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राज्यों में पड़ती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन उन अस्थायी कानून को भी किसकी संज्ञा मिली है? विधि की संज्ञा मिली। ठीक है, तो अस्थायी कानून लॉ जैसे यथा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार का रूल निकाला गया हो,
रेगुलेशन निकाला गया हो, लॉ निकाला गया हो, बाय लॉ निकाला गया हो, इन सबको कानून माना जाएगा। मतलब नियम, अधिनियम, है ना, बाय लॉ, इन सबको क्या माना जाएगा? तो कानून माना जाएगा। और इन सब के उल्लंघन पर दंड के आप भागी होंगे। और चूंकि ये कानून के पात्र हैं, इसी कारण ये सब न्याय पुनर्विलोकन के अंतर्गत नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ एक बहुत जबरदस्त बात कही गई, बोला गया ये सब तो कानून है ही है, साथ में कुछ कुछ रीति रिवाजें ऐसी होती हैं जो है तो रीति रिवाज, मतलब वो एक तरीके से वैधानिक रूप से लागू तो नहीं होती, लेकिन उन रीति रिवाजों में भी कानून की शक्ति होती है। तो अगर कोई रीति रिवाज ऐसा है या ऐसी है कोई रीति रिवाज जिसके पास कानूनी सक्रियता हो, कानूनी मान्यता हो, तो उन रीति रिवाजों को भी क्या माना जाएगा? विधि ही माना जाएगा, कानून ही माना जाएगा। ठीक है। मतलब कोई विशिष्ट रीति रिवाज इनको भी जो लंबे समय से लोगों के द्वारा अनुसरण किया जाता रहा हो, उसको भी क्या माना जाएगा? तो उसको भी कानून के ही दर्जे के तहत आप रखेंगे, उसको आप पृथकीकृत अलग नहीं कर। ठीक है। अच्छा, एक बार बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के आगे यह विवाद का विषय था कि जो संविधान संशोधन होता है, क्या संविधान संशोधन कानून है? क्योंकि अगर वो कानून है तब तो उसका न्याय पुनर्विलोकन संभव है, और अगर संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं गिना जाता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर न्याय पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती मुकदमे से पहले तक सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना था कि संविधान संशोधन कानून नहीं है, और चूंकि यह कानून नहीं है, इसी कारण इसको सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान संशोधन को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर वह संविधान संशोधन मौलिक अधिकार और संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो। ठीक है जी। मूल ढांचा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि हमारा संविधान समय के साथ परिवर्तित होता है, इसी कारण अभी बैठकर सारे के सारे मूल ढांचों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे का सिंपल मतलब यह, वे तमाम सकारात्मक चीजें जो सकारात्मक चीजें संविधान में निहित हैं, उसको मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया। और कोई भी संविधान संशोधन अगर उस मूल ढांचे के विरुद्ध जाती है तो आप उसके खिलाफ न्याय पुनर्विलोकन के शक्ति का उपयोग, मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने न्याय पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग कर पाएगी, मतलब उस पर चैलेंज संभव होगा। ठीक है। तो याद रखना है केशवानंद भारती का मुकदमा, और इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत, मूल ढांचे की संकल्पना की बात, और क्या कहा गया? केशवानंद भारती मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने उन संशोधनों को न्याय पुनर्विलोकन का विषय बताया, जो
मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो या मौलिक अधिकार अथवा मूल ढांचे के विरुद्ध हो। मूल ढांचा, और इसी मूल ढांचे को क्या कहा जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर। और जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में कौन कौन सी चीजें सकारात्मक हैं और किनको संविधान में जगह देना चाहिए, उन तमाम चीजों को मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल किया जाता रहा है और किया जाएगा भी, क्योंकि हमारा संविधान डायनेमिक है, समय के साथ परिवर्तनशील है। ठीक है जी, चलिए, तो ये किसकी बात हो गई? अनुच्छेद 13 की बात। अब आइए अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के ऊपर पहले भी बात की गई है ना? याद होगा आपको, मैंने बता रखा है विधि का शासन। भारत में किसका शासन चलेगा? तो कानून का शासन चलेगा। ठीक है जी। थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको मौलिक अधिकार की प्रकृति बता रखी थी, तो मैंने यह कहा था कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी मिलते हैं, बशर्ते कि वे गैर नागरिक किसी दुश्मन देश के नागरिक ना हो। ये उन अधिकारों में से ही है। मतलब नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, तो पहली बात तो दिमाग में आपको यह रखना। क्लियर है? अब ये जो विधि का शासन है, इस विधि के शासन का क्या मतलब? देखिए, विधि का शासन अपने आप में दो चीजों या दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना है। ठीक है? क्या? विधि के समक्ष समानता, समानता, और दूसरा विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। ठीक है? विधि के समक्ष समानता, इस स्थिति को स्वीकारा गया है इंग्लैंड से, और विधि के समान संरक्षण की स्थिति को स्वीकारा गया है अमेरिका से। दोनों में अंतर क्या है? विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समानता कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, है ना? यानी कि हर कोई कोर्ट यानी कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही रहेगा। मतलब चाहे आप हो या हम, सबके ऊपर कानून एक तरीके से कार्य करे। ठीक है? मतलब इसका पहला मतलब यह कि कोई कानून के ऊपर नहीं। और दूसरा मतलब, सभी कानून के द्वारा समान रूप से प्रशासित। ठीक है जी। लेकिन विधि के समक्ष समानता, इस सिद्धांत में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अगर हर कोई कानून के आगे बराबर होगा तो यहां हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि कभी कभी एक ही कृत्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से न्यायोचित सिद्ध होती है। इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने बिल्कुल अपने संज्ञान में किसी दूसरे व्यक्ति का कत्ल कर दिया। अब है तो ये जुर्म, कत्ल कर दिया, तो उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, हत्या का आरोप लगेगा। आरोप सिद्ध हो गया तो उस हत्या के लिए उसको आजीवन कारावास हो, सजाए मौत हो, या जिस प्रकार की हरकत उसने की है उसका संज्ञान लेते हुए वो अदालत उसको सजा सुनाएगी। अच्छा, अब दूसरी
दूसरा एग्जाम्पल लेके चलिए। कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, वो अकेले किसी सुनसान क्षेत्र से जा रही है। उसके ऊपर कुछ बदमाशों ने या कुछ एक बदमाश ने आक्रमण कर दिया। उसने आत्मरक्षा में अपने पास एक चाकू था, वो चाकू उसने चलाई और उस चाकू के कारण, उस चाकू चलने के कारण उस सामने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। मौत तो दोनों स्थिति में है। अब अगर मौत दोनों स्थिति में है तो इस परिभाषा के अनुसार दोनों को एक ही प्रकार की सजा मुकर्रर की जाएगी, क्योंकि सब कानून के आगे बराबर है। तो सब कानून के आगे बराबर है तो भेदभाव तो कर नहीं सकती। तो क्या यह सकारात्मकता है? क्या जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग हो गई। इसी कारण भारतीय संविधान में लंबे समय तक विधि के समक्ष समानता चलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने विधि का समान संरक्षण के ऊपर बल दिया और यह कहा कि अब यह भी देखा जाएगा, है ना, कि किस परिस्थिति में चीजें घटित हो रही है। तो जहां विधि के समक्ष समानता बिल्कुल एक समानता को स्थापित करते हुए सबको एक साथ कटघरे में खड़ा करता है, वहीं विधि का समान संरक्षण यह कहता है कि समान परिस्थिति में समान उपचार किया जाए। मतलब परिस्थितियां अगर समान हो तो समान प्रकार के न्याय की स्थिति बनाई जाए, वरना परिस्थिति को भी संज्ञान में अवश्य रखा जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ समान परिस्थिति में समान उपचार। ठीक है जी, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सिचुएशन, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सिचुएशन। मतलब अगर आप इस दोनों की तुलना करें तो इसकी तुलना में यह अधिक सकारात्मक है, अधिक पॉजिटिव है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, इसका मतलब सारे के सारे लोग कानून के आगे समान हो गए। तो अगर सारे के सारे लोग कानून के आगे समान हो गए तो एक काम कीजिए, वो काम ये कीजिए कि माननीय राष्ट्रपति हो, माननीय राज्यपाल हो, ये दोनों के दोनों भी अगर अपने अपने पद पर आश्रित हो या पद पर बैठे हो तो उनके पद का बिना सम्मान किए हुए उनके ऊपर भी विधि के समक्ष समानता को लागू करते हुए उनके ऊपर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कि आपराधिक सुनवाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि हैं तो वो भी भारत के नागरिक और आप विधि के समक्ष समानता की वकालत करते हैं। तो यहां ध्यान रखना है, विधि के समक्ष समानता लागू तो होती है पर इसके लिए अपनी कुछ शर्तें हैं या अपने कुछ अपवाद हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया राज्यपाल का, एग्जाम्पल दिया अभी मैंने एग्जाम्पल दिया राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 361 यह कहता है कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अपने पद पर बैठे हैं तब तक उनको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। इम्यूनिटी मतलब उनको कुछ एक तरीके से विशिष्ट शक्तियां मिली हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, इन दोनों ने अपने पद पर रहते हुए क्या कार्य किए, इसके लिए वो किसी भी कोर्ट के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। मतलब अनुच्छेद 361 इन दोनों को अपने द्वारा किए गए वो कर्तव्य, जो कर्तव्य इन्होंने बतौर राष्ट्रपति या बतौर राज्यपाल निभाया है, उसके लिए वो किसी कोर्ट के आगे आंसरेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या, जब तक ये अपने पद पर हैं तब तक इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब आपराधिक सुनवाई नहीं की जाएगी। तो सर आपराधिक सुनवाई नहीं की जाएगी मतलब तो क्या न्यायिक सुनवाई की जा सकती है क्या? तो न्यायिक सुनवाई के लिए यह कहा गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर हो या ना हो, अगर आपको उनके विरुद्ध न्याय सिविल प्रोसीडिंग करनी है यानी कि नागरिक सुनवाई को करना है तो उसके लिए आपको पहले उनको 2 महीनों की अग्रिम नोटिस देनी पड़ेगी और उस 2 महीने के अग्रिम नोटिस के बाद आप सिविल प्रोसीडिंग की शुरुआत कर सकते।
तो ये अपने आप में क्या हो गया, विधि के समक्ष समानता का अपवाद। और ये अपवाद लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, इनकी अपनी गरिमा है। ठीक, उसी प्रकार से कुछ विशेषाधिकार जो है एक तरीके से उन लोगों को भी मिले हुए हैं जो कि सांसद हैं, जिनकी बात मैंने पिछली क्लास में की भी थी, है ना। जैसे अनुच्छेद 361 का अनुभाग ए ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने संसद में, है ना, अगर किसी प्रकार का प्रकाशन किया है जो प्रकाशन संसद में दिए गए रिपोर्ट के आधार पर हो, जैसे मान लीजिए संसद में कोई रिपोर्ट निकली, उस रिपोर्ट पे आधारित होकर किसी व्यक्ति ने उसका प्रकाशन कर दिया। अब यह प्रकाशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, रेडियो से कर दिया, टेलीविजन से कर दिया, तो इस मामले के तहत वो किसी भी कोर्ट के अंतर्गत जो है वो एक तरीके से उसके ऊपर आपराधिक या फिर सिविल यानी कि नागरिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार की स्थिति सांसदों को भी दी गई है अनुच्छेद 105 के तहत। जिस अनुच्छेद 105 के तहत अनुच्छेद क्या कहता है कि सांसदों ने संसद के अंदर क्या कहा, कहां वोटिंग की या किसको मत दिया, संसद में भी वोटिंग होते रहती है ना, इन चीजों को लेकर वे सांसद किसी भी कोर्ट के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये सांसदों के ऊपर लागू है। उसी प्रकार से ये चीज विधायकों के ऊपर भी लागू है ना, अनुच्छेद 194 के अंतर्गत कि विधायकों ने राज्य विधायिका में क्या कहा, राज्य विधायिका में किस चीज का समर्थन किया नहीं किया, इस चीज को लेकर वह भी किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं। तो कहने का मतलब यह विधि के समक्ष समानता तो है, पर इसके अपने कुछ अपवाद हैं, इन अपवादों को दिमाग में रखना आवश्यक है। ये तो हो गया राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसदों की बात। साथ में अगर आपके देश में कोई विदेशी राजदूत भी आया है तो उस विदेशी राजदूत पर भी आप किसी प्रकार का नागरिक या किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। अगर कोई संयुक्त राष्ट्र का एम्बेसडर आपके यहां आया है, यूएनओ का, तो संयुक्त राष्ट्र का अगर एम्बेसडर आया है तो उसको भी भारत में कूटनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो कहने का मतलब यह है विधि के समक्ष समानता तो है, लेकिन इसके अपने अपवाद हैं, वे अपवाद होने भी आवश्यक हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो हर एक प्रकार के भेड़ बकरियों को एक ही प्रकार के लकड़ी से लताड़ने वाली बात हो जाएगी, है ना, जिससे पूरा का पूरा मामला जो है वो खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप संक्षेप में एक तरीके से कहीं ना कहीं लिख लीजिए। कैसे लिख लीजिए? अनुच्छेद 14 के अपवाद, या ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, विधि के समक्ष समानता का अपवाद। है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किसकी बात की, राष्ट्रपति की बात की, अनुच्छेद 361 के तहत। क्या कहता है? पहली बात क्या कहता है, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संदर्भ में किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या कहा गया इसी में, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, है ना, इन दोनों के कार्यकाल के दौरान इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा जो है या आपराधिक मुकदमा की शुरुआत नहीं की जा सकती, सुनवाई की शुरुआत नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान आपराधिक
सुनवाई की मनाही, है ना। और साथ में क्या बोला गया, अगर आपको कोई नागरिक मुकदमा दर्ज करना है इन दोनों के खिलाफ, तो नागरिक मुकदमा की स्थिति में, चाहे वो पद पर हो या ना हो, मुकदमा की स्थिति में 2 माह का अग्रिम नोटिस देना होगा आपको, है ना। तभी जाकर आप इनके ऊपर जो है एक तरीके से सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। आपराधिक तो पद पे रहते हुए चला ही नहीं सकते। क्लियर है। चलिए, ये पहला अपवाद हो गया। दूसरे अपवाद के तहत क्या बताया गया था, अनुच्छेद 361A, क्या बोला गया था इसके अंतर्गत, कि संसद में किसी प्रकार का अगर रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है और उस रिपोर्ट को अगर आपने क्या किया, तो एक तरीके से कहीं पब्लिश कर दिया, न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दिया, तो उस सत्य रिपोर्ट के प्रकाशन के संदर्भ में आप किसी भी कोर्ट के समक्ष ना तो आपके ऊपर आपराधिक गतिविधि लागू होगी, ना कानूनी ये ना ही नागरिक। ठीक है। और क्या बोला गया, अनुच्छेद 105, कि सांसदों के द्वारा संसद में, है ना, या संसदीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा संसद में क्या कहा गया या क्या मत दिया गया, इसके लिए वो कहीं उत्तरदायी नहीं। ठीक, तो इसको अपने कुछ शब्द में आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर यही चीज विधायकों पर भी लागू हुई, अनुच्छेद 194 के तहत, कि उन्होंने राज्य विधायिका में क्या कहा, राज्य विधायिका में किसको समर्थन दिया, नहीं दिया, इसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी किसी भी कोर्ट में। ठीक। और क्या बोला गया, राजदूत, एम्बेसडर्स, ठीक है जी, तो फॉरेन एम्बेसडर के ऊपर भी किसी भी प्रकार के नागरिक या आपराधिक मुकदमे की मनाही है। क्लियर है। तो ये जो सारे के सारे हैं, ये विधि के समक्ष समानता के अपने आप में क्या है, तो अपवाद है। क्लियर है। तो ये किसकी बात थी, अनुच्छेद संख्या 14 की बात। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15, जब मैं थोड़ी देर पहले भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, पहले लिख देता हूं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, जब मैं थोड़ी देर पहले मौलिक अधिकार की प्रकृति बता रहा था, तो वहां मैंने आपसे जिक्र किया था कि कुछ कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्यों के मनमानी के साथ साथ निजी व्यक्ति या निजी संस्थानों के मनमानी के विरुद्ध भी लागू होते हैं। उनमें से यह एक अनुच्छेद है। मतलब राज्य के साथ साथ निजी संस्थानों के विरुद्ध भी प्राप्त, है ना। इसमें जो अनुच्छेद 15 का ए है, कायदे से 15 का ए है, और एक तरफ अनुच्छेद 15 का बी है। ठीक है। तो दोनों को समझ लीजिए और अपने आप पता चल जाएगा कि कौन जो है वो निजी संस्थानों के विरुद्ध प्राप्त है और कौन राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 का ए क्या कहता है, अनुच्छेद 15 का ए ये कहता, सॉरी, अनुच्छेद 15 2 का ए और अनुच्छेद 15 2 का बी। मतलब अनुच्छेद 15 अनुभाग 2 का ए, अनुच्छेद 15 अनुभाग 2 का बी। अनुच्छेद 15 कहता क्या है, पहले आमतौर पर सुन लीजिए। राज्य किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थल या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या क्या करने से नहीं रोक सकता। मतलब
आम भाषा में आप किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थल इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। और उस भेदभाव को ना करते हुए आप उस व्यक्ति को किसी दुकान में जाने से, किसी रेस्टोरेंट में जाने से, किसी होटल में जाने से या ऐसे किसी जगह जाने से जहां पर लोक मनोरंजन हो रहा हो, वहां जाने से नहीं रोक सकते, है ना। यह बात किसमें की गई है? 2A में। क्लियर है? किसमें की गई है? 2A में। कहां कहां जाने से नहीं रोक सकते? होटल, रेस्टोरेंट, पार्क या लोक मनोरंजन। अब अगर आप गौर से देखें तो चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, पार्क हो, लोक मनोरंजन की जगहें हो, इसका संबंध निजी संस्थानों से है। इसी कारण मैंने क्या कहा कि यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो निजी संस्थानों के विरुद्ध भी प्राप्त है। 15 का भी क्या कहता? फिर से वही, आप किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थल इनमें से किसी एक चीज के आधार पर उसको किसी कुएं के इस्तेमाल से, किसी टैंक के इस्तेमाल से, किसी सड़क के इस्तेमाल से, इन सबों के इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। मतलब ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि कथाकथित आप निम्न जाति के हैं, तो जैसे पुराने समय में चलता था कि आप चूंकि निम्न जाति के हैं तो आप इस कुएं का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप निम्न जाति के हैं तो आप इस सड़क का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप निम्न जाति के हैं तो आप इस चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। इन तमाम चीजों की मनाही है ना। तो 15A होटल रेस्टोरेंट के मद्देनजर और 15B कुएं के इस्तेमाल, घाट के इस्तेमाल, नदी का जो घाट होता है, घाट का उपयोग, सड़क का उपयोग, ठीक, इन सब के इस्तेमाल से आप किसी व्यक्ति को बस इसी कारण नहीं रोक सकते कि वो अमुक धर्म का है, अमुक जाति का है, अमुक लिंग का है, अमुक जगह पर जन्मा है। अब यहां पे एक प्रश्न है, बहुत बढ़िया बात है, मतलब राज्य किसी व्यक्ति को केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थल इनके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। अब यहां एक प्रश्न है, प्रश्न यह है कि जब आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो दिल्ली मेट्रो में जो एक बॉगी होती है वो एक बॉगी महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, ठीक। और आप अगर उस महिला की बॉगी में चले जाएं और अगले स्टेशन पे अगर डीएमआरसी वालों ने आपको रोक लिया तो केवल रोकेंगे ही नहीं बल्कि हर उस जगह को लाल कर देंगे जिस क्षेत्र का रंग पहले लाल नहीं था। ये तो अपने आप में इसके खिलाफ है, क्योंकि आप बस लिंग के आधार पर पुरुष हैं, इसी कारण आपको राज्य ने डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के उस बॉगी के इस्तेमाल करने से रोक दिया। तो आप बतौर मर्द राज्य के खिलाफ, डीएमआरसी के खिलाफ केस लेकर चले जाइएगा और बोलिएगा कि हमसे मेरा अनुच्छेद 15 छीन लिया गया। क्यों भाई? क्योंकि डीएमआरसी ने केवल मेरे लिंग के आधार पर हमें महिला कोच में जाने से मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप न्यायालय पहुंच गए तो आपकी बेइज्जती तो होगी ही होगी, साथ में कुछ और चीजें भी हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अनुच्छेद 15(7) में यह भी कहता है कि राज्य बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान कर सकती है, ठीक। और ये महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान ये भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, ये उनकी बेहतरी के लिए उठाया गया एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, न्यायोचित वर्गीकरण है। क्लियर है? तो दिमाग में रखना है यह बात कि अनुच्छेद 15
भेदभाव के विरुद्ध अधिकार तो देता है, लेकिन साथ में न्यायोचित वर्गीकरण की अनुमति भी देता है। और ये न्यायोचित वर्गीकरण की अनुमति महिलाओं के लिए लागू है, बच्चों के लिए लागू है, एससी एसटी के लिए लागू है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। मान लीजिए किसी कॉलेज में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित की गई, तो आप तो बोल देंगे कि केवल मेरे जाति के आधार पर हमको इसमें एडमिशन से रोका गया और उनको उनके जाति के आधार पर एडमिशन दिया जा रहा है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपकी बात अमान्य घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि 15 अनुच्छेद खुद ये कहता है कि राज्य अगर चाहे तो एससी और एसटी के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। क्लियर है? तो कहने का मतलब अधिकार तो है, पर अधिकारों की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं और कुछ शर्तें भी। ठीक है जी, तो इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर? अनुच्छेद 16 इसको आप अवसर के समानता के तौर पर देख सकते हैं। अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या है अवसर की समानता? फिर से वही बात, राज्य किसी व्यक्ति के केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थल या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी व्यक्ति को राज्य के अंदर नियुक्ति पाने से नहीं रोक सकता। मतलब आप चाहे कथाकथित किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, आपको उसी प्रकार से सरकारी सेवाओं में जाने का अधिकार है जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे धर्म के व्यक्ति को, दूसरे जाति के व्यक्ति को, दूसरे लिंग के व्यक्ति, है ना। मतलब आप किसी व्यक्ति के केवल इन चीजों के कारण उसको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। याद रखना है 15 और 16 में बस यही अंतर है। 15 सरकारी नौकरी के इतर समानता की बात करता है, जबकि 16 सरकारी नौकरी के अवसर की समानता की बात करता है। क्लियर है? तो प्रमुखता क्या हो गई इसमें? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस। क्लियर है? पर वापस से जिस प्रकार से अनुच्छेद 15 में अपवाद थे, वैसे ही अनुच्छेद 16 में भी अपवाद है। अनुच्छेद 16 का अपवाद क्या कहता है कि ठीक है, अवसर की समानता तो होगी, लेकिन इस अवसर के समानता के साथ साथ कुछ चीजें भी लागू होंगी। जैसे अगर सरकार को ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में कम है, तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है। दूसरी बात कि कोई अगर एक धर्म का है ना, या कोई अगर एक धार्मिक संस्था से संबंधित है, या मान लीजिए कोई ऐसा नौकरी देना है जो जिस नौकरी में किसी एक धर्म के व्यक्ति के मानने वाले का ही पद हो सकता है, तो ऐसा प्रावधान भी सरकार चाहे तो कर सकती है। मतलब फिर से वही बात, अवसर की समानता तो होगी, लेकिन अवसर के समानता के साथ साथ कुछ अपवाद भी होंगे, जिन अपवादों का जिक्र अभी अभी मैंने किया, है ना। चाहे पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मद्देनजर हो, या फिर किसी विशिष्ट धर्म के मैनेजमेंट से संबंधित नौकरियों के प्रावधान के मद्देनजर हो, वहां पर सरकार चाहे तो विशिष्ट प्रकार का प्रावधान कर सकती। ठीक है। तो ये क्या थी? अवसर की समानता, और मुख्य रूप से किसके अंतर्गत? सरकारी नौकरी के अंतर्गत, जिसमें आप किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थल या इनमें से किसी एक के आधार पर उसको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। ठीक है जी। अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 17। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। जिसको आप आसान भाषा में छुआछूत कहते हैं, ऊंच नीच वगैरह वगैरह। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 यह कहता है
कि भारत में अस्पृश्यता की समाप्ति घोषित की जाती है और इसका किसी भी प्रकार से अनुसरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की मनाही तो करता है, मतलब लेकिन अस्पृश्यता में है क्या क्या, किस किस चीज को छुआछूत को बढ़ावा देना कहा जाएगा, इसकी बात नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज याद रखना है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता। पहली बात ये, और दूसरी बात, न ही इस हेतु दंड का प्रावधान करता है कि अगर आप ये करते हुए पाए गए तो आपको कौन सी दंड देनी चाहिए, इसकी बात भी ये नहीं करता। केवल क्या बोल दिया, कानून के अनुसार दंडनीय होगा। इस चक्कर में संसद ने दो कानून निकाले, जिसको पहले को कहा जाता है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, अस्पृश्यता दंडनीय अधिनियम। उन्नीस सौ 55, और इसी को संशोधित करके अगला कानून निकाला गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976। ये जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसमें बताया गया कि छुआछूत किन किन चीजों को माना जाएगा, और बोला गया कि अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं, अगर आप कहीं खड़े होकर ये बोलते हैं कि अतीत में, इतिहास में जो छुआछूत थी वो छुआछूत बिल्कुल सही थी, है ना, अगर आप किसी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर दुकानों में, होटल में या फिर लोक मनोरंजन की जगहों पर जाने से रोक रहे हैं, तो ये तमाम चीजें अस्पृश्यता को बढ़ावा देती हुई मानी जाएगी। मतलब अस्पृश्यता का बखान किस अधिनियम से हुआ है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब जब इसका बखान हुआ तो साथ में यह भी बताया गया कि अगर आप ये करते हुए पाए गए तो आपके साथ क्या किया जाएगा। तो क्या बोला गया, अगर आप अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हुए पाए गए तो या तो आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना होगा, या 6 महीने की सजा होगी, या दोनों हो सकता है ना। इसकी बात किसमें की गई, 1976 में। और साथ में यह भी बोला गया कि अगर आपके ऊपर अस्पृश्यता को बढ़ावा देना सिद्ध हो गया तो आप किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, फिर चाहे वो चुनाव राज्य विधायिका का हो या संसद का हो। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता जिस एक अनुच्छेद पे सर्वाधिक कठोर प्रतीत हुए वो अनुच्छेद 17 थी, और ऐसा करना भी जरूरी था क्योंकि उस दौर में अस्पृश्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और उसी संबंध में ये प्रावधान बताया गया। तो याद रखना है, ये अनुच्छेद केवल कहता है कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, ना तो अस्पृश्यता को डिफाइन करता है, ना उसके लिए सजा बताता है। इस संदर्भ में संसद ने ये दोनों कानून निकाले, जिसमें से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में बताया गया कि अस्पृश्यता क्या क्या चीजें होंगी, जिसमें बताया गया कि किसी व्यक्ति को केवल उसके जाति के आधार पर होटल में जाने से रोकना, रेस्टोरेंट में जाने से रोकना, लोक मनोरंजन के स्थानों पर जाने से रोकना, कहीं पर खड़े होकर ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता को जस्टिफाई करना, न्यायोचित सिद्ध करवाना, ये तमाम चीजें अस्पृश्यता के बढ़ोतरी में गिनी जाएंगी। और इसी के तहत दंड भी बताया गया, 500 रुपए, 6 महीने की सजा, या फिर दोनों, और साथ में किसी भी प्रकार के चुनाव को न लड़ने की स्थिति। क्लियर है, ये कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18, उपाधियों की समाप्ति।
ठीक है, उपाधियों की समाप्ति मतलब अब भारत में किसी भी प्रकार का वो उपाधि, किसी भी प्रकार की वो उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता अगर उस उपाधि का सेना से संबंध ना हो या फिर उस उपाधि का एकेडमिक से संबंधित ना हो। मतलब अगर उपाधियां सैन्य, सैन्य मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप सेना में हैं, आपने लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर इन सबको अपने नाम के आगे लगाया तो वो आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने मान लीजिए कहीं से पीएचडी की, पीएचडी के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिली तो वो आप लगा सकते हैं। पर इन दोनों के अतिरिक्त आप किसी प्रकार की उपाधि नहीं लगा सकते। मसलन आप अपने नाम के आगे राय बहादुर लगा के नहीं घूमेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे सामाजिक समानता का हनन होता है। ठीक है जी। फिर ये प्रश्न उठने लगा कि ठीक है, तो फिर ये जो सरकारी राष्ट्रीय सम्मान मिलते हैं जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनके इनके साथ क्या करना चाहिए? तो इनके लिए बोला गया कि ये उपाधियां नहीं, ये सम्मान है और आप सम्मान का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उपाधियों में केवल मिलिट्री और एकेडमिक और साथ में नेशनल रिवॉर्ड्स, राष्ट्रीय सम्मान जो आपको मिले हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं अपने नाम के आगे, बाद बाकी चीजों का उपयोग नहीं कर सकते। साथ में आप किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार के टाइटल को नहीं ले सकते। अगर आप सरकार के अंदर नियुक्त हैं तो बिना राष्ट्रपति से पूछे या बिना राष्ट्रपति की का अनुमोदन लिए आप किसी दूसरे देश से कोई भेंट भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति ला दिया जाना कि सामाजिक समानता की स्थिति को बरकरार रखा जाए। क्लियर है? इसी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 को क्या कहा गया था? समानता का अधिकार। क्योंकि ये समस्त अनुच्छेद जिन अधिकारों की बात करते हैं वे कौन से अधिकार हैं? समानता के अधिकार हैं। फिर चाहे वो 18 में समानता हो, 17 में अस्पृश्यता को हटाकर समानता सुनिश्चित की जानी हो, 16 में अवसरों की समानता हो या 15 में भेदभाव की समाप्ति करके समानता हो या 14 में विधि के समक्ष समानता हो। इसी कारण इसको समानता की स्थिति कहा गया है। क्लियर है? अगला पार्ट आता क्या है? अगला पार्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो इससे आगे वाले पार्टों को हम एक बार कल इसके ऊपर नजर देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और एक बार जब यह हो गया तो फंडामेंटल राइट्स के सभी एमसीक्यूज हम एक साथ करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इस सत्र को, पॉइंटर्स लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।